सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। होप सो ऑल आर गुड। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और अभी तक आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो रह गया था वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। टेक्स्ट के तो आई थिंक तो सारे लेक्चर अपलोड हो गए, और जिन्होंने तो साथ साथ में देखे हैं वो तो बढ़िया। जिन्होंने नहीं देखे तो बेटा जल्दी से देख लो। और ये जो लास्ट का जो आज का आपका चैप्टर है दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। और मैं बोलता हूँ कि आपका ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हें एग्जाम में 10 नंबर पक्के देके जा सकता है। क्योंकि एग्जाम में मैंने जो प्रीवियस ईयर में चेक करा है, प्रीवियस ईयर में ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। तो 10 नंबर तुम्हारे हाथ में ये दे के जाएगा चैप्टर। तो इसको लीनियंट नहीं लेना, अच्छे से समझ के जाना है, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है भाई, है ना। तो 10 नंबर का सवाल है, इसलिए हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे इसको, और आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम में इसको करके आना। डन बेटा। सो एक काम करो, सबसे पहले तो कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि इसकी समरी बनानी पड़ेगी और समरी बनाओगे तुम लोग साथ साथ में, ठीक है। तो जाओ जल्दी से इसको पॉज करो और जाके कॉपी पे लो। कॉपी ले आओ और कॉपी लेके बैठ जाओ। मान लो मान लो मान लो मान लो मेरी बात, मान लो। अब मैं वो तो हूँ नहीं जो इंस्टाग्राम पे जो जिसको तुम लोगों ने देखा है, जो आपको मोटिवेशन देती है ना। कहते हैं पढ़ लो कुछ बन जाएगा तुम्हारा, पता नहीं कैसे बोल रही थी वो, है ना। तो मैं मेरी मोटिवेशन तो तुम लोग सुनोगे नहीं, लेकिन चलो जितना भी मेरी सुनते हो उतना सुन के कॉपी लेके बैठ जाओ और शुरू करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है बेटा। रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले आपने पूरा टेक्स्ट तो हम लोगों ने काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है। टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ये चेक करना पड़ता है कि एक रेजिडेंट जो है, एक इंसान जो है वो रेजिडेंट है या फिर नहीं है। जो भी पर्सन का आप लोग टैक्स कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है कि क्या वो इस कंट्री का रेजिडेंट है या वो रेजिडेंट नहीं है। अगर वो रेजिडेंट है तो फिर चेक करेंगे उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे करनी है। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तब उसकी टैक्सेबिलिटी क्या पता हो, चाहे क्या पता ना। समझ आ गया। अब जैसे कोई इंसान जो फॉरेन में रह रहा है, ठीक है, जैसे जॉन सिन्हा जी। जॉन सिन्हा क्या कहाँ पे रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है। तो वो क्या है, वो नॉन रेजिडेंट है। तो क्या उसकी इनकम पे इंडिया पे टैक्स लगेगा? नहीं सर, उसकी इनकम पर तो बाहर टैक्स लगेगा। तो अगर कोई इंसान इंडिया में रह रहा है, ठीक है, जैसे नोरा फतेही, वो कहाँ पे रह रही है अभी, इंडिया में, तो क्या उसकी इनकम पर टैक्स कहाँ पे लगेगा, इंडिया में। कितनी चहक छा रही है ना, कितनी चहक आ रही है उनके चेहरे पे। तो उनकी इनकम पर टैक्स कहाँ पे लगेगा, इंडिया में लगेगा। तो सबसे पहले हमें जो चेक करना है वो यही चेक करना है कि आखिर किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है बेटा। क्या चेक करना है पहले, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो सर किन किन का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, तो बेटा आपने जो पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है हमें पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशन पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 1 या 2 में होगा वो। तो वहां पे सर कहाँ याद रहता हमें लेक्चर नंबर 1, हमें ये नहीं पता हमें कौन सा पिछला लेक्चर देखा भी। आप पहले चैप्टर की बात कर रहे हो ना। तो चलो जिनको याद है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। पर्सन की डेफिनेशन में हम लोगों ने अलग अलग तरीके के पर्सन को पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड करा था। इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एओपी हो गया, बीओआई हो गया। तो उन सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकलेगा। क्या निकलेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस निकलेगा। तो हम लोगों ने पता क्या करा है, हम लोगों ने ये कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने बना के दी है कि आखिर इंडिविजुअल जो है उसको मैंने पॉइंट नंबर 1 दे दिया, ठीक है। फिर मैंने कंपनी को पॉइंट नंबर 2 दे दिया, ठीक है। और बाकी सभी जो बाकी के बचे हुए लोग हैं उनको मैंने पॉइंट नंबर 3 दे दिया, ठीक है। उनको मैंने पॉइंट नंबर 3 दे दिया। अब यहाँ पे क्या चेक करना है, सबसे पहले देखो एक चार्ट बनाओगे साथ साथ में। ये देखो ये चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे कि आखिर 3 लोगों के हिसाब से हमने चैप्टर को बांट दिया। या तो इंडिविजुअल का स्टेटस चेक करेंगे, कंपनी का देखेंगे, और बाकी जितने बचे उनका अदर से स्टेटस देखेंगे। 3 तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल का स्टेटस देख रहे हैं। किसका स्टेटस देख रहे हैं बेटा, इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल का स्टेटस जब हम लोग देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इंडिविजुअल जो इंसान है, इंडिविजुअल मतलब हम लोग, या तो हम रेजिडेंट बनेंगे या तो हम नॉन रेजिडेंट बनेंगे। दोनों में से एक होगा, या तो रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट। अगर हम लोग रेजिडेंट बने, अगर मैं रेजिडेंट बना, तो रेजिडेंट बनने के बाद मैं या तो क्या बनूंगा, आर ओ आर या आर एन ओ आर। सर आर ओ आर का मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट भी हूं और ऑर्डिनरी भी रेजिडेंट हूं, ठीक है। तो यहां मैं बनूंगा आर एन ओ आर की रेजिडेंट हूं बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। वर्ड समझ आया। तो पहले नंबर पे मेरे को ये चेक करना है कि मैं रेजिडेंट हूं या नहीं हूं। अगर मैं रेजिडेंट बना तो रेजिडेंट बनने के बाद में भी 2 कंडीशंस होगी, या तो मैं बनूंगा आर ओ आर या मैं बनूंगा आर एन ओ आर। क्या बनूंगा, या तो आर ओ आर बनूंगा या तो आर एन ओ आर बनूंगा, ठीक है बेटा। या तो आर ओ आर बनूंगा या आर एन ओ आर बनूंगा। अगर मैं बना एनआर, एनआर का मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंट बना, तो फिर मेरे को आर ओ आर या आर एन ओ आर की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर तो तुम अपने हो, मतलब अगर तो तुम रेजिडेंट हो इंडिया के, अगर तुम अपने हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि आप आर ओ आर हो या आर एन ओ आर हो। लेकिन अगर तुम अपने ही नहीं हो तो आर ओ आर और आर एन ओ आर की बात ही नहीं आएगी।
समझ आ रहा है? तो ये रेजिडेंट के केस में हम लोग चेक करते हैं, ठीक है बेटा। रेजिडेंट के केस में हमें क्या चेक करना है, या तो वो आर होगा या तो एन आर होगा। अगर रेजिडेंट हुआ तो फिर आर ओ आर होगा या आर एन ओ आर होगा, नहीं तो वो क्या बनेगा, एन आर बनेगा। समझ आ रहा है बेटा? तो सबसे पहले कंडीशन हमें चेक करनी होती है कि वो बंदा रेजिडेंट बनेगा या फिर नॉन रेजिडेंट बनेगा। तो पहले देखते हैं कि आखिर किसी बंदे को, अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बनना चाहता है तो उसे क्या कंडीशंस फॉलो करनी है। समझ आ गया? तो अभी मैं रेजिडेंट के पार्ट को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, और अगर कोई बंदा रेजिडेंट बन गया तो बनने के बाद में वो आर ओ आर बनेगा या आर एन ओ आर बनेगा, उसके लिए मेरे को ये चेक करना पड़ेगा। तो मैं रेजिडेंट को दो पार्ट्स में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब चेक करो, ये तो था डायग्राम, ठीक है, छोटा सा। अब देखते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है या तो वो आर बनेगा या तो एन आर बनेगा। तो देख करते हैं कैसे पता लगता है कि कोई बंदा आर है या फिर कोई बंदा एन आर है। सुनो जरा ध्यान से। कहता हमें दो बेसिक कंडीशन चेक करनी होती है। कौन सी दो बेसिक कंडीशन चेक करनी है? कौन कौन सी दो बेसिक कंडीशन है बेटा? तो चेक करना। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर इफ ही इज इन इंडिया, अगर कोई इंसान इंडिया में रह रहा है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में। बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस कब निकलता है? मेरे को कोई आंसर देगा, कोई इंटेलिजेंट क्लास में बैठा हो और मेरे को ये बता दे कि जो हम लोग क्या कहते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, वो असेसमेंट ईयर में निकाल रहे हैं या प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं? असेसमेंट ईयर का निकाल रहे हैं या प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं? असेसमेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का, असेसमेंट ईयर का, असेसमेंट ईयर का। तो जो तो बोल रहे हैं असेसमेंट ईयर का वो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और जो लोग बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर का वो बिल्कुल ठीक है। बेटा आप असेसमेंट ईयर पर प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स देते हो, याद है? असेसमेंट ईयर में तुम लोग टैक्स पे करते हो, लेकिन किस इनकम के ऊपर? प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर। तो तुम लोग जो रेजिडेंशियल स्टेटस देखोगे वो भी किसका देखोगे? प्रीवियस ईयर का, कि पिछले साल में वो बंदा रेजिडेंट था या नहीं था। अगर वो रेजिडेंट ही नहीं होगा पिछले साल पर, तो पिछले साल की जितनी इनकम कमाई होगी उसके ऊपर टैक्स क्यों देना? तो जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हो वो प्रीवियस ईयर का चेक कर रहे हो। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि आखिर जो इंसान प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रहा है या फिर नहीं रहा है, पहली कंडीशन। दूसरा, या फिर वो बंदा 365 डेज और मोर रहा हो पिछले 60 दिनों में रेलिवेंट ईयर में, ठीक है। और ये 365 डेज पता कितने सालों में? 4 सालों में। सर समझ नहीं आया तो सुनो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, साथ साथ में लिखो, साथ साथ में लिखो जरा, कि रेजिडेंट बनना है या नहीं बनना है ये डिपेंड करता है कोई बंदा रेजिडेंट कब बनेगा। अब सुनो, रेजिडेंट कब बनेगा? अगर वो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी करता है। क्या बोला मैंने? वो बंदा रेजिडेंट कब बनेगा? अगर वो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर लेगा तो वो इंसान रेजिडेंट बन जाएगा। सर कौन सी कंडीशन है? अगर वो बंदा पिछले साल में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, 182 डेज और मोर इंडिया में रहा हो। सर नहीं रहा कोई इंसान, 182 डेज नहीं रहा, चलो ठीक है नहीं रहा, चलो एक और कंडीशन बताता हूँ, ये फॉलो नहीं ना हुई तो ये फॉलो कर लो। सर कौन सी? ये चेक करो कि वो इंसान पिछले साल 182 डेज नहीं ना रहा, तो चेक करो वो 60 डेज और मोर रहा है या फिर नहीं रहा है। समझ आ रहा है? या तो वो पिछले साल 182 डेज और मोर रहा हो, ठीक है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई फिर दूसरी कंडीशन चेक करो, क्या 60 डेज और मोर रहा है? और अगर रहा है 160 डेज और मोर तो फिर ये भी चेक करो, प्लस 365 डेज और मोर इन प्रीवियस 4 ईयर। कितने? प्रीवियस 4 ईयर। पिछले 4 सालों में वो पर्सन 365 डेज और उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो तो वो बंदा रेजिडेंट बन जाएगा। क्या बोला मैंने? रिपीट करो मेरे साथ, रिपीट करो, रिपीट। क्या बोला मैंने? अगर कोई इंसान इंडिविजुअल है, मेरा स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हो, इंडिविजुअल का कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या चेक करोगे? सबसे पहली चीज, वो पर्सन पिछले साल में 182 डेज और मोर इंडिया में रहा है या नहीं रहा है, ठीक है सर। अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। सर नहीं कंडीशन पूरी हुई, वो बंदा 182 डेज नहीं रहा, फिर चेक करो कि पिछले साल में वो 60 डेज और मोर रहा है या फिर नहीं रहा। और साथ में 60 डेज वाली कंडीशन के साथ में एक और कंडीशन है, मतलब सेकंड पॉइंट में 2 पॉइंट आ रहे हैं, सेकंड पॉइंट में 2 पॉइंट आ रहे हैं। पहले तो ये चेक करोगे 60 डेज और मोर रहा,
प्लस इसके साथ में एंड वर्ड यूज करा गया, एंड 365 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में रहा है, पिछले 4 सालों में रहा है, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, रेजिडेंट। तो सर कंडीशन नंबर 1 में हम लोग ये चेक करेंगे कि 182 डेज और मोर रहा है या नहीं रहा, बिल्कुल सही बात है। अगर 182 डेज नहीं रहा, फिर कंडीशन नंबर 2 चेक करोगे। कंडीशन नंबर 2 में बोला गया 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज इन प्रीवियस 4 फाइनेंशियल ईयर, कि पिछले साल 60 डेज में रहा हो, उसके साथ साथ वो पिछले 4 सालों में 365 दिन और उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन तुम लोग पूरी करो तो तुम्हें क्या बना देंगे, रेजिडेंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कवर है, पक्की बात है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंसान रेजिडेंट बन गया, क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। अब रेजिडेंट तो वो बन गया, कैसे बना वो रेजिडेंट, दोनों कंडीशन पूरी करनी है, दोनों में से एक, दोनों कंडीशन पूरी करनी है, दोनों में से एक, दोनों में से एक, दोनों कंडीशन पूरी करने की। बेटा बीच में और लिखा हुआ, ध्यान से देखो आंखें खोलकर, उन्होंने बोला या तो 182 डेज नहीं तो 60 डेज और मोर, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दो तो तुम्हें क्या बना देंगे, इंडिया का रेजिडेंट। तुम्हें गले लगाने के लिए दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी है कि तुम्हें रेजिडेंट बनाना है, तुम्हें इंडिया का रेजिडेंट बनाना है, तो तुम दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दो, तुम्हें रेजिडेंट बना दिया जाएगा। समझ आ गया। और अगर वो बंदा दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करता तो फिर वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ तुम ही लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर देना सभी। अगर उसने कंडीशन नंबर 1 फुलफिल कर दी, क्या वो रेजिडेंट बना या नहीं बना, बन गया। अगर उसने कंडीशन नंबर 1 पूरी कर दी तो क्या वो रेजिडेंट बन गया या नहीं बन गया, बन गया। अगर उसने कंडीशन नंबर 2 पूरी कर दी तो बन गया। अच्छा दोनों पूरी कर दी तो बन गया। अच्छा दोनों नहीं पूरी करी तो नहीं बनेगा। तो मतलब एनआर वो बंदा तभी बनेगा, ना तो उसने पहली बात मानी, ना ही उसने दूसरी बात मानी। जब तुम लोग कोई भी बात नहीं मानोगे हमारी तो तुम्हें क्या बनाएंगे, एनआर। अगर तुम दोनों में से कोई एक भी बात मान लोगे तो तुम्हें क्या बनाएंगे, रेजिडेंट। होप सो कवर हुआ होगा अच्छे से, ठीक है। तो पहले तो ये चेक करना है कि कोई पर्सन रेजिडेंट है या फिर नहीं है। तो पहले रेजिडेंट बन गया। अब रेजिडेंट बनने के बाद में वो क्या बनता था, रेजिडेंट वाला बंदा या तो बनता था कौन, ROR, क्या बनता था वो, ROR बनता था, या फिर वो क्या बनता था, RNOR, क्या बनता था, RNOR। तो चेक करते हैं अब कि सर हमें ये तो पता लग गया कि वो बंदा रेजिडेंट बन गया। अब रेजिडेंट बनने के बाद में वो ROR है या RNOR है, ये तो बता दो। तो हमें चेक करना पड़ेगा अब बेटा कि ROR के लिए क्या कंडीशंस है। चलो देखते हैं। अगर वो बंदा ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है बेटा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाहता है, तो देखो क्या बोला गया उन्होंने। अगर कोई इंसान ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाहता है तो फिर क्या करेंगे, चलो सुनो। अगर कोई बंदा ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाहता तो फिर उसके लिए कंडीशंस दी गई हैं कि उसको पिछले 2 साल रेजिडेंट रहना पड़ेगा पिछले 10 सालों में से। सर क्या बोल रहे हो, बताता हूँ, दिल लिखते रहो साथ साथ में। पहली कंडीशन है, अगर उसे ROR बनना है तो पहली कंडीशन ये है कि 10 में से 2 साल, 10 में से किसी भी 2 साल वो पर्सन हमारी कंट्री में क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। मतलब जो आपने ऊपर रेजिडेंट बनाया ना जैसे उस पर्सन को, वो बंदा पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 साल वो बंदा रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है सर। और दूसरी कंडीशन एक और दी हुई है इसके साथ में, ठीक है। दूसरी कंडीशन एक और दी हुई है, क्या कंडीशन है कि 7 सालों में 730 दिन वो इंडिया में रहा हो। मतलब 7 सालों में 730 दिन, 730 डेज, यहाँ पे डेज की बात है, ऊपर ईयर्स की बात है, यहाँ पे डेज की बात है। 7 सालों में, कितने सालों में, 7 सालों में। तो 7 ईयर्स में पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। सर यहाँ पे भी क्या ऊपर वाले और लिखा हुआ है, नहीं बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड का मतलब क्या है कि तुम्हें पहली और दूसरी दोनों कंडीशन अगर तुम लोग पूरी करोगे तो बनोगे ROR। अगर तुम लोगों ने एक भी कंडीशन तोड़ी तो तुम लोग क्या बन जाओगे, RNOR। मेरे को पता थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, टैक्स है बेटा, इतनी जल्दी दिमाग में नहीं जाता, ठीक है। तो इसीलिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो इस तरीके से हम लोग किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। अब मैं फिर से कवर कर रहा हूं, अच्छे तरीके से सुनते रहना, ठीक है। या तो बंदा बनेगा R या तो बंदा बनेगा NR। R कब बनेगा, जिसको याद है वो बोलो साथ साथ में, R कब बनेगा वो बंदा, जब दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी है, दोनों पूरी करनी है, दोनों में से एक।
एक कौन सी है, या तो बेटा वो 182 डेज और उससे ज्यादा रहा हो इंडिया में, या फिर वो बंदा 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज और मोर इन प्रीवियस 4 ईयर में रहा हो। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर पूरी कर दोगे तो तुम लोगों को बना दिया जाएगा आर। अगर दोनों बातें नहीं मानोगे तो तुम क्या बन जाओगे, एन आर। सर यहां तक तो क्लियर था। अब आर बनने के बाद में या मैं बनूंगा ऑर्डिनरी या मैं बनूंगा नॉट एन ऑर्डिनरी। सर ऑर्डिनरी बनने के लिए मेरे को दोनों की दोनों कंडीशन पूरी करनी है, और नॉट एंड ऑर्डिनरी कब बनूंगा, अगर मैंने दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं करी तो मैं आर एन ओ आर बन जाऊंगा। सर दोनों कंडीशन कौन सी है बेटा, 10 सालों में पिछले 2 साल रेजिडेंट हो, पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 साल अगर तुम लोग रेजिडेंट हो, प्लस 7 सालों में 730 दिन तुम लोग इंडिया में रहे हो। 7 सालों में 730 दिन अगर तुम लोग इंडिया में रहे हो तो हम लोग बोल देंगे कि आप आर भी हो, आप आर ओ आर हो, आप रेजिडेंट हो और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। लेकिन अगर आप लोगों ने रेजिडेंट बनने के बाद में इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी करी या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करी तो आप आर एन ओ आर में शिफ्ट हो जाओगे, आपको आर ओ आर नहीं बनाएंगे। मतलब गले लगाने के लिए तुम लोगों को दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी है, लेकिन लेकिन गले लगाने के बाद में अपने साथ रहने में तुम्हें दोनों ही कंडीशन पूरी करनी है। समझ आया, बस ये चीज थी। ठीक है, तो आर आर ओ आर आर एन ओ आर समझ आ गया। तो ये था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। समझ आ गया बेटा, तो ये था इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लो, जो नहीं लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिन्होंने जो लिख रहे हैं वो तो बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी समरी तैयार हो रही है और वो साथ साथ में समझ भी रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बात करेगी है। अब नेक्स्ट देखते हैं किसकी बात है। ये रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, 182 डेज की बात कर रही है ये। अब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, यहाँ पे क्या दी है, एक्सप्लेनेशन। कहाँ गया कर्सर, हाँ। तो ये 182 डेज और मोर इंडिया में रहा हो, पहला टेस्ट ये है, या फिर प्रेजेंस हो वो 365 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज और मोर वो इंडिया में रहा हो, तो वो टेस्ट 2 पास कर ले, दोनों में से एक भी पास कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, और आर ओ आर बनाने के लिए क्या चाहिए, पिछले, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और नॉट, अच्छा ये एन आर, इसको मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जो मैंने लिखवाया वहां पे उसी तरीके से चलोगे कि 10 में से किसी 2 साल आप लोग क्या हो, रेजिडेंट हो, और साथ में 730 दिन, 7 सालों में 730 दिन तुम लोग इंडिया में रहे हो, तो वो तुम लोग क्या बन जाओगे, रेजिडेंट। अब इसकी समरी तुम लोग बनाओगे। ठीक है, ये डिफरेंस बताया हुआ है, डिफरेंस लिख के आओगे वहां पे, रेजिडेंट और नॉट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको रीड कर लेना, बस हो जाएगा। अगर तुम लोग ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनोगे, तुम लोग ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर तुम लोगों ने सेटिस्फाई करी एनी वन ऑफ टू कंडीशन प्लस नॉट सेटिस्फाइंग बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब लोगे तुम लोग, अगर आपने रेजिडेंट बनने की दोनों में से एक कंडीशन पूरी करी और जो एडिशनल कंडीशन दी है वो दोनों की दोनों कंडीशन आपने पूरी कर ली, तो आप लोग बन जाओगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन अगर आपने रेजिडेंट तो बन गए लेकिन नीचे की आपने एक कंडीशन पूरी करी और एक छोड़ दी, दोनों में से कोई भी पूरी नहीं करी, तो फिर आप क्या बनोगे, नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ आ गया। एनआर के लिए तो कोई नहीं है, एनआर कौन बनता है, जो बनता है ने अपनी बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करी। इसको याद रखने के लिए ना मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सुनो जरा। रेजिडेंट के लिए आपकी 2 कंडीशन है, सुनो बेटा, एक है बेसिक कंडीशन और एक है आपकी एडिशनल कंडीशन। सर बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन का मतलब क्या है, बेसिक कंडीशन का मतलब है कि तुम लोग रेजिडेंट बनोगे या नहीं बनोगे, रेजिडेंट बनोगे या नहीं बनोगे, बेसिक कंडीशन तय करती है। याद है वहां पे 2 कंडीशन थी, पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक पूरी करनी होती थी। तो यहां से तुम लोग बनते थे रेजिडेंट। जब तुम रेजिडेंट बन जाते हो तो फिर तुम्हें एडिशनल कंडीशन की तरफ भेजा जाता है। अगर तुमने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी तो फिर रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनोगे। लेकिन अगर एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हुई तो रेजिडेंट तो बन जाओगे लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनोगे। तो पहले चेक करनी है आपको बेसिक कंडीशन, फिर चेक करनी है तुम लोगों को एडिशनल कंडीशंस। डन। तो ये था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल के ऊपर टाइम लगना था हमें। ठीक है, इंडिविजुअल के ऊपर टाइम लगना था, अब आगे वाले जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल, उसके बाद में मैं पहले ये पढ़ा दूं कंपनी का। हम लोग कंपनी का पहले देख लेते हैं, कंपनी का कहाँ पे है, कंपनी 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 कंपनी, ये फॉर्म वाला आ गया, फॉर्म के बाद में ये आ गया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अब देखो दूसरा पॉइंट वाला हमारा कौन सा था, कंपनी का। तो अब यहाँ पे हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा कंपनी या तो होगी रेजिडेंट या तो होगी नॉन रेजिडेंट। ठीक है बेटा, कंपनी क्या होगी, या तो होगी रेजिडेंट या तो होगी नॉन रेजिडेंट। ठीक है,
अब चलो चार्ट बनाते हैं, छोड़ो, मैं कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहा हूँ। तो कंपनी दो तरीके की कंपनी होती है बेटा, ठीक है, दो तरीके की कंपनी होती है। एक होती है आपकी डोमेस्टिक कंपनी, कौन सी, डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक, सर डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, जो इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक जो आपकी इंडिया में ही काम कर रही है। और एक आपकी कंपनी होती है फॉरेन कंपनी, कौन सी कंपनी, फॉरेन कंपनी। तो एक आपकी होती है डोमेस्टिक कंपनी और एक कौन सी होती है बेटा, फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो दो तरीके की तुम्हारी कंपनी होती है, या तो डोमेस्टिक या तो फॉरेन। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है सर, वो तो हमेशा ही क्या बनेगी, रेजिडेंट, वो तो हमेशा ही क्या बनेगी, रेजिडेंट, समझ आया। जो तुम्हारी डोमेस्टिक कंपनी वो हमेशा ही क्या बनेगी, रेजिडेंट। लेकिन जो फॉरेन कंपनी है, या तो वो बनेगी रेजिडेंट या फिर वो बनेगी नॉन रेजिडेंट। पहले ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कि आखिर जो डोमेस्टिक कंपनी है वो तो हमेशा ही क्या बनेगी, रेजिडेंट बनेगी। सर उसके लिए कुछ चेक करना है, नहीं, डोमेस्टिक कंपनी तो हमेशा ही क्या होगी, रेजिडेंट। लेकिन जो फॉरेन कंपनी है, या तो वो बनेगी रेजिडेंट या वो बनेगी नॉन रेजिडेंट, ठीक है सर। सर अगर कोई कंपनी रेजिडेंट बननी चाहती है या नॉन रेजिडेंट बनना चाहती है, उसके लिए भी कंडीशन है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए वो ऊपर वाली कंडीशन नहीं है, वो इंडिविजुअल के लिए कंडीशन थी, हमने वो पढ़ ली। फॉरेन कंपनी के लिए कंडीशन कुछ और है, फॉरेन कंडीशन के लिए कंडीशन, फॉरेन कंपनी को लिए कंडीशन कुछ और है। सर क्या कंडीशन है, चेक करते हैं। सबसे पहले फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट बनाना या नहीं बनाना, चेक करना पड़ेगा तुम्हें टर्नओवर। क्या चेक करनी है, टर्नओवर। अगर तो उसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है, कितनी है बेटा, 50 CR तक है, 50 करोड़ तक है, कितनी करोड़ है, 50 करोड़ तक है। अगर उसकी कंपनी 50 करोड़ की टर्नओवर के साथ में है, तो वो हमेशा ही क्या बनेगी, NR, मतलब छोटी कंपनी है, 50 करोड़ तक की कंपनी है, तो 50 करोड़ की कंपनी क्या बनेगी, हमेशा NR बनेगी, ठीक है। और अगर कोई कंपनी जो है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर किसी की टर्नओवर 50 करोड़ तक है, 50 करोड़ तक है, मतलब 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं, छोटी कंपनी है, और अदर नॉन इंडियन कंपनी है, इफ पॉइंट इज नॉट इन इंडिया। और दूसरा पॉइंट चेक करना होता है आपने, एक पॉइंट चेक करना है टर्नओवर वाला, और एक पॉइंट आपने चेक करना होता है पॉइंट वाला। कौन सा, पॉइंट का। पॉइंट क्या होता है सर, पॉइंट का मतलब होता है बेटा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बताऊंगा क्या है, अभी तुम सिर्फ ये याद रखो कि हमें दो कंडीशन चेक करनी है, एक तो टर्नओवर की, एक पॉइंट की। अगर किसी कंपनी की 50 करोड़ तक की टर्नओवर है, तो वो तो हमेशा ही क्या बनेगी, नॉन रेजिडेंट। अगर किसी की पॉइंट आउटसाइड इंडिया है, तब भी वो क्या बनेगी, नॉन रेजिडेंट। तो हमें दो कंडीशन चेक करनी है, क्या चेक करनी है, दो कंडीशन। बोलो जरा कौन कौन सी कंडीशन है, पहले टर्नओवर की कंडीशन चेक करनी है, दूसरी पॉइंट की कंडीशन चेक करनी है। सर अगर उसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, मतलब वो छोटी कंपनी है, तो बेटा वो क्या बनेगी, हमेशा नॉन रेजिडेंट, वो अपनी कंट्री की रेजिडेंट बनेगी, हमारी कंट्री की रेजिडेंट नहीं बनेगी। सॉरी। अगर उस कंपनी की जो पॉइम है वो आउटसाइड इंडिया है, तो जिसकी पॉइम ही आउटसाइड इंडिया है, जिसकी पॉइम ही आउटसाइड, जो बाहर के गाने गा रही है, वो क्या है, वो नॉन रेजिडेंट है। समझ आ गया, तो ये चीज हमें पहले चेक करनी थी। अब आ जाओ रेजिडेंट बनाना है। अब रेजिडेंट बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कहाँ क्या हुए, अच्छा, हाँ, रेजिडेंट बनने के लिए तुम लोग क्या करोगे, रेजिडेंट बनने के लिए तभी आओगे अगर तुम्हारी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। अगर तुम्हारी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ मोर है, क्या मोर है, टर्नओवर, तो फिर तुम लोग देखोगे कि क्या वो कंपनी रेजिडेंट बनेगी या फिर नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या चेक करनी पड़ेगी, टर्नओवर। और दूसरा क्या चेक करते हैं हम लोग, पॉइंट। क्या चेक करते हैं बेटा, पॉइंट, कि क्या उसकी पॉइंट इंडिया में है या फिर नहीं। दो ही कंडीशन चेक करनी है। तो किसी कंपनी को रेजिडेंट बनाना है या नॉन रेजिडेंट बनाना है, उसके लिए पहले दो पॉइंट चेक करोगे। पहले ही चेक करोगे टर्नओवर, दूसरी चेक करोगे पॉइंट। क्या बोला मैंने, पहली चेक करोगे, पहली क्या चेक करोगे, टर्नओवर, दूसरी क्या चेक करोगे, पॉइंट। अगर उसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक का, तो वो बनेगी NR। अगर 50 करोड़ से ऊपर है, तो क्या बन जाएगी, रेजिडेंट। फिर चेक करेंगे पॉइंट, अगर उसकी पॉइंट इंडिया में है, तो क्या पता वो इंडियन कंपनी हो जाएगी। अगर उसकी पॉइंट आउटसाइड इंडिया, तो वो फिर क्या हो जाएगी, NR हो जाएगी, फॉरेन कंपनी, ठीक है। सर टर्नओवर तो हम लोग देख लेंगे, टर्नओवर तो देख लेंगे, 50 करोड़ से ऊपर है तो NR, 50 करोड़ से ऊपर है तो रेजिडेंट, 50 करोड़ से कम है तो वो NR। लेकिन पोइम क्या है, पोइम तो बताओ, पोइम पोइम लगाया हुआ हमने, पोइम तो सुना ही नहीं। तो सुनाता हूँ अभी पोइम तुम्हें, ठीक है। आओ सुनाऊँ तुम्हें पोइम, कौन कौन सी पोइम है। पोइम में, पोइम का पहले पूरा नाम क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये है पोइम तुम्हारी। सर पोइम, इसमें 4 पॉइंट आते हैं बेटा। पहला पॉइंट ये आता है कि आपके
टोटल एसेट जितने आपके टोटल एसेट है कंपनी के, उसके मोर देन 50% इन इंडिया। मतलब जितनी तुम्हारी कंपनी के टोटल एसेट थे उसके 50% से ज्यादा एसेट तुम्हारे इंडिया में है, तो तुम्हारी कंपनी कौन सी हो जाएगी? इंडियन कंपनी। ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा एक तो एसेट, दूसरा आता है तुम्हारा एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉइज इज मोर देन 50% इन इंडिया। आप अपने एम्प्लॉइज के ऊपर 50% से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर खर्चा जो है वो आप इंडिया में कर रहे हो। ठीक है। थर्ड कौन सा था? पॉइंट में देखो भाई कौन कौन से पॉइंट्स लिखवाए थे ना उस दिन तुम लोगों को मैंने पॉइंट में। यहाँ पे पॉइंट का कंसेप्ट नहीं दिया हुआ, दिया हुआ ना, पॉइंट का कंसेप्ट दिया हुआ ना। हाँ चलो, एक तो टोटल एसेट का पॉइंट है, एक टोटल एम्प्लॉइज का पॉइंट है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट पॉइंट में थर्ड पॉइंट, एक तो टोटल एसेट वाला पॉइंट है, एक टोटल एम्प्लॉइज वाला पॉइंट है। ठीक है। एम्प्लॉइज आपके 50% से ज्यादा एम्प्लॉइज आपके कहाँ पे है? इंडिया पे। आप उनके ऊपर खर्चा कर रहे हो। आपके टोटल एसेट के 50% से ज्यादा एसेट्स आपके कहाँ पे? इंडिया में। मतलब जितने टोटल एसेट उसके 50% से ज्यादा एसेट तुम्हारे इंडिया में है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था? थर्ड पॉइंट क्या है? बोल। एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉइज वाला हो गया। और 4 पॉइंट है बेटा। पैसिव इनकम का पॉइंट है। और कौन सा पॉइंट है? पैसिव इनकम के 2 पॉइंट है। पैसिव इनकम है। और कौन सा पॉइंट है लास्ट? एक पैसिव इनकम वाला पॉइंट है। अब पैसिव इनकम क्या होती है? किसी को पता पैसिव इनकम क्या है? बैठे बिठाए घर बैठ के जो इनकम कमाते हो, जैसे तुम लोग वो मोबाइल पे पैसा कमाते हो। ठीक है। या फिर मैंने एफडी करवाई हुई है कहीं पे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट खा रहा हूँ, दैट इज माय पैसिव इनकम, जो मैंने बिना किसी काम के करी है। अगर मेरी पैसिव इनकम टोटल इनकम के 50% से ज़्यादा इंडिया से, मतलब मेरी टोटल इनकम के 50% से ज़्यादा इंडिया से कमाई है। ठीक है। इंडिया से कमाई है अगर मैंने, तो फिर क्या हो जाएगा? मेरा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में माना जाएगा। और अगर ये 50% से ज़्यादा इंडिया से बाहर हुआ तो फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ माना जाएगा? इंडिया के बाहर। तो मेरे को पॉइंट चेक करनी है। क्या चेक करनी है? पॉइंट चेक करनी है। और पॉइंट चेक करने के साथ साथ में आपको एक और चीज़ चेक करनी होती है। वो कौन सी है बेटा? मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग। क्या चेक करनी है? मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग, कि आपकी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग कहाँ पे हो रही है। क्या चेक करनी है? मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग जो है, बोर्ड मीटिंग कहाँ पे हो रही है। अगर तुम्हारी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया में है और तुम्हारी पोइम जो है वो इंडिया में है, तो वो तुम्हारी कंपनी हो जाएगी रेजिडेंट। अदरवाइज तुम्हारी कंपनी का हो जाएगी नॉन रेजिडेंट। समझ आ गया? तो सबसे पहले अब इसको सम अप करते हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने ये पढ़ा कि सर रेजिडेंट बनना है या नॉन रेजिडेंट बनना है। इससे सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उस कंपनी की टर्नओवर कितनी है, उस कंपनी की पॉइंट कहाँ पे है। अगर उस कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो फिर उसके लिए हम लोग रेजिडेंट बना सकते हैं उसको। अगर उसकी 50 करोड़ से कम है तो वो हमेशा ही क्या बनेगी? नॉन रेजिडेंट। सर अगर तो 50 करोड़ से ऊपर है तो फिर मेरे को 2 पॉइंट चेक करने हैं उसके लिए। पहला हमें ये चेक करना है कि उसकी पॉइंट कहाँ पर दी हुई है। दूसरा मेरे को ये चेक करना है कि उसकी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग कहाँ पे हो रही है। अगर उसकी पॉइंट इंडिया में है, सर पॉइंट इंडिया में है या फिर नहीं है, ये हमें कैसा पता लगेगा? पहले चीज ये चेक करेंगे उसके टोटल एसेट इंडिया में है या फिर नहीं है। दूसरा, टोटल एसेट के 50% से ज्यादा इंडिया में होने चाहिए। टोटल इंप्लॉइज से 50% से ज्यादा का खर्चा आप इंडिया में करा हो। पैसिव इनकम आपकी 50% से ज्यादा इंडिया से कमा रहे हो। और आपकी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग अगर इंडिया में हो रही है तो मान लिया जाएगा आपका एक्टिव बिजनेस इंडिया में है। अदरवाइज तुम्हारा एक्टिव बिजनेस बाहर है। और जहां पे तुम्हारा एक्टिव बिजनेस, जहां पे तुम्हारी पॉइंट आएगी, वहीं के तुम लोग रेजिडेंट बनोगे। समझ आ रहा है? तो वहां पे रेजिडेंट बनने के लिए ये सारी चीजें इंडिया में होना जरूरी है। अगर नहीं हो रही तो फिर वो आप नॉन रेजिडेंट बनोगे। इजी या नहीं? समझ आया? अब यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले तो वो कंपनी बनेगी रेजिडेंट या फिर नहीं रेजिडेंट बनेगी। ठीक है। इंडियन कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट बनेगी। अगर कोई नॉन इंडियन कंपनी है तो अगर उसकी 50 करोड़ से ज्यादा की इनकम है और उसकी पॉइंट भी इंडिया में है, पॉइंट कैसे चेक करनी है? ये चीज चेक करनी है। अगर उसकी पॉइंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट 50% है। हाँ जी, पॉइंट अगर उसकी इंडिया में है
ठीक है, तो वो रेजिडेंट बनेगी। नॉन रेजिडेंट कब बनेगी? अगर उसकी टर्नओवर ही 50 करोड़ तक है और या फिर उसकी पोइम आउटसाइड इंडिया है, तो वो फिर एनआर बन जाएगी। होप सो यहाँ पे तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी भी तुम्हें समझ आ गया होगा। तो हम लोगों ने कंपनी वाला भी यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, अब लास्ट रह गया। ठीक है, लास्ट रह गया कौन सा? बाकी जितने भी बचे थे वो कौन कौन से थे? बाकी कौन कौन था? बाकी कौन कौन था? रसोड़े में कौन कौन था? ठीक है, तो बाकी आपका बचा सिर्फ एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये रहे बाकी के सारे सारे अदर पर्सन। अब अदर पर्सन के केस में क्या है? ये पॉइंट नंबर 3 था, अदर पर्सन। अब अदर पर्सन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अदर पर्सन। तो अदर्स में उन्होंने 2 ही पॉइंट बनाए हैं, या तो वो बनेंगे रेजिडेंट या वो बनेंगे क्या? नॉन रेजिडेंट। या तो वो क्या बनेंगे? रेजिडेंट या फिर वो बनेंगे नॉन रेजिडेंट। ये पॉइंट नंबर 3 चल रहा है। सर रेजिडेंट बनाना तो क्या करना है बेटा? आपको कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ एक ही चेक करना है। क्या? आपको चेक करना है कंट्रोल। उधे कंट्रोल। तो अगर उसका कंट्रोल और उसका मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करना है। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा भी इंडिया में है ना, थोड़ा सा भी, पार्शली हो, फुली हो, या थोड़ा सा भी अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसका इंडिया में है, तो वो बन जाएंगे रेजिडेंट। और अगर उसका फुल कंट्रोल, फुल मतलब थोड़ा सा भी उसका इंडिया से कोई भी ताल्लुक नहीं है, अगर फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, तो वो बन जाएगा एनआर। तो मतलब आपको बाकी सारे यूजर्स के लिए क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे। अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो आप लोग बन जाओगे रेजिडेंट। अगर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो फिर क्या बन जाओगे? नॉन रेजिडेंट। अगर मैंने बोला थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया में है ना, तो बेटा वो बन जाएगा रेजिडेंट। सर क्या इसके लिए एडिशनल कंडीशन नहीं है क्या? ये आरओआर और आरएनओआर नहीं बनते? नहीं बेटा, आरओआर और आरएनओआर का जो केस है वो सिर्फ इंडिविजुअल के केस में है, या फिर इस अदर में जो आपका एचयूएफ है ना, एचयूएफ उसके लिए आप आर भी चेक करते हो और आप आरओआर भी चेक करते हो। सर एचयूएफ में कैसे चेक करेंगे? तो एचयूएफ का जो कर्ता होता है ना, आपका कर्ता, पहले ये चेक करोगे कि एचयूएफ रेजिडेंट है या नहीं है। अगर वो एचयूएफ रेजिडेंट है तो फिर उसके कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चेक करोगे कि वो आगे आरओआर बनेगा या फिर आरएनओआर बनेगा। और बाकी सभी के लिए आपने सिर्फ आर या एनआर देखना है, आरओआर या आरएनओआर नहीं देखना। तो यहां पर आकर हमारा टोटली खत्म हो रहा है क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, ये था कि किस तरीके से रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि उन्होंने एक बार क्वेश्चन में ये पूछा था कि बताओ आपकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया आप लोगों ने, आप ये बताओ कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद में वो बंदा रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, या फिर वो एनआर है। 3 ही चीजें बनेगी, या आर बनेगा, या एनआर बनेगा, या आरओआर बनेगा, या आरएनओआर बनेगा। इन सभी में से किसकी इनकम कितनी टैक्सेबल है? तो ये टैक्सेबिलिटी बताई गई है कि अगर कोई बंदा रेजिडेंट होगा तो उसकी कौन सी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, अगर कोई बंदा एनआर है तो उसकी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी है? चेक करनी है। तो इससे पहले मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अपनी समरी के ऊपर। यहां से मैंने समरी बनानी शुरू करी थी, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जहां से मैंने चार्ट बनाना शुरू करा था। मैं इसको रब कर रहा हूँ, जिसको याद हुआ है अच्छे तरीके से वो मेरे साथ में क्या करोगे? कवर अप करने की कोशिश करोगे। ठीक है बच्चे, चलो आओ एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा। जिनका बेटा जिन्होंने कंप्लीट कर लिया वो तो जा सकते हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर अभी समझना है वो मेरे साथ यहाँ पे बैठे रहना और साथ में कॉपी में मेरे साथ साथ चार्ट बनाते रहना। मैं कहता हूँ पूरा का पूरा चार्ट आपके दिमाग में चला गया, पूरा चैप्टर तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने 3 पार्ट्स में पढ़ा, 3 पार्ट्स में पढ़ा। पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट तुम्हारा कि आखिर हम लोग इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरे पार्ट में मैंने कंपनी के स्टेटस के बारे में बात करी, और थर्ड पार्ट जो था, थर्ड पार्ट में मैंने अदर्स के बारे में बात करी। किसके बारे में? अदर्स के बारे में बात करी। ठीक है, अदर्स के बारे में बात करी। तो ये 3 तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे? रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे थे। अच्छा, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल की, तो बेटा इंडिविजुअल क्या बनता है? इंडिविजुअल क्या होगा? या तो सर वो इंडिविजुअल जो है वो बनेगा रेजिडेंट, या फिर वो बंदा बनेगा नॉन रेजिडेंट। यही थी कि या तो वो बंदा बनेगा रेजिडेंट या वो बंदा बनेगा नॉन रेजिडेंट। इसके लिए हमें जो चेक करना पड़ता था सर उसका नाम था बेसिक कंडीशन। ठीक है, पहले हम चेक करते थे कौन सी कंडीशन? बेसिक कंडीशन, जिसमें वो बंदा आर बनता था या वो बंदा एनआर बनता। साथ साथ में बोलो जिसको याद आ रहा है। सर आर कब बनेगा? सर आर बनेगा जब वो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी कर देगा।
कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। किसी को याद है तो कंडीशन नंबर 1 क्या थी? 182 डेज और मोर, वेरी गुड, या फिर 60 डेज और मोर प्लस 365। यहाँ पे गलती करोगे तुम लोग, पहले तो 182 डेज और मोर रहा हो, वो ये वाली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये पूरी नहीं हुई तो चेक करो पिछले साल में 60 डेज और मोर था या नहीं था, प्लस उसके साल में 365 डेज और मोर इंडिया में रहा या फिर नहीं रहा। अगर वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करेगा तो वो बंदा बनेगा आर, और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? एन आर। तो सर ये मेरा पॉइंट नंबर 1 था, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 था। ओए क्या कर रहा है ये? हाँ, और ये पॉइंट नंबर 2 था। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 था। तो दोनों में से एक कंडीशन पूरी करो तो तुम क्या बन जाओगे? रेजिडेंट। और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो क्या बनोगे? एनआर। ठीक है सर, मैं रेजिडेंट बन गया, सर मैं रेजिडेंट बन गया, मेरे को उन्होंने गले से लगा लिया, तो अब क्या मेरे को अपना बना लेंगे वो या नहीं? तो उसको अपना बनाने के लिए बेटा, अपना बनाने के लिए तुम्हें उसकी दोनों बातें माननी पड़ेंगी, दैट इज एडिशनल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? एडिशनल कंडीशन। सर एडिशनल कंडीशन में कितनी थी? वो भी 2 थी। पहली एडिशनल कंडीशन क्या कहती थी? पहली एडिशनल कंडीशन क्या कहती थी? 2 years out of 10 years। 10 में से किसी 2 साल वो बंदा रेजिडेंट होना चाहिए। अच्छा, बीच में और है या एंड है? बेटा एंड है, यहाँ पे ऊपर वाले और था, नीचे क्या है? एंड। और पहले तो ये थी कि पिछले 10 में से किसी 2 साल वो बंदा रेजिडेंट रहा हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी? 7 सालों में 730 दिन वो इंडिया में रहा हो। मतलब पहला पॉइंट तो हमारा ईयर्स वाला है, दूसरा पॉइंट तो हमारा डेज वाला है। पिछले 7 सालों में 730 दिन वो बंदा इंडिया में रहा हो, तब उस बंदे को क्या बना देंगे? रेजिडेंट भी और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बना देंगे। अगर वो बंदा रेजिडेंट बनेगा तो वो क्या बनेगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर उसने दोनों कंडीशन पूरी कर ली। और अगर उसने दोनों कंडीशन पूरी नहीं करी, अगर तो दोनों कंडीशन पूरी कर ली तो बनेगा आर ओ आर। और अगर दोनों में से एक कंडीशन करी, एक नहीं करी, या दोनों कंडीशन पूरी नहीं करी, मतलब तुम लोगों ने किसी तरीके से उसकी एक बात नहीं मानी, अगर दोनों बातें मान लोगे तो आर ओ आर बनोगे। अगर दोनों में से एक बात छोड़ दी या दोनों ही बातें नहीं मानी तो फिर आप लोग आर एन ओ आर बनोगे। रेजिडेंट तो होगा, वो रेजिडेंट तो बनेगा, लेकिन आर एन ओ आर हो जाएगा। रेजिडेंट होगा, नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ लग गया? तो तुम्हें गले से लगा लिया उन्होंने, रेजिडेंट बना लिया। रेजिडेंट देखो, किसी को गले लगाना बड़ा आसान है, ठीक है, गले लगाना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि वो बात माने ना माने, उसने कोई एक भी बात मान ली तो तुम्हें लगेगा यार भैया बड़ा अच्छा इंसान है, तो उसको बुला लिया। अब उसको अगर वो सारी बातें मानेगा तो उसको अपना प्रिय बना लेंगे, तो आर ओ आर बना लेंगे उसको। लेकिन अगर उसने दोनों बातें नहीं मानी मेरी, दोनों में से एक मानी, एक नहीं मानी, या दोनों नहीं मानी, तो फिर उसको आर एन ओ आर बना लेंगे। ठीक है, तो सीरियस कोई नहीं होगा, ठीक है, ये जस्ट एक समझाने के लिए था तुम लोगों को। कुछ लोग सीरियस ले रहे होंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था तुम्हारा आर ओ आर का। ये देखो, अब ये छोटे से चार्ट में मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया कि आखिर कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने किसका पढ़ा था बेटा? कंपनी का। कंपनी में कैसे क्या पढ़ा था, याद करो जरा। कंपनी कितनी होती है? कितने तरह की कंपनी पढ़ी तुम लोगों ने? एक सर होती है डोमेस्टिक कंपनी, एक कौन सी होती है आपकी? फॉरेन कंपनी। ठीक है, अरे जो डोमेस्टिक कंपनी है बेटा वो तो हमेशा क्या बनेगी? रेजिडेंट। आपकी जो फॉरेन कंपनी है वो क्या बन सकती है? या तो वो बनेगी रेजिडेंट या वो बनेगी नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब सर इनके लिए हमें एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करनी, इसके लिए सिर्फ ये रेजिडेंट बनेगी या फिर क्या बनेगी? नॉन रेजिडेंट। सर रेजिडेंट बनना है किसी कंपनी को या नॉन रेजिडेंट बनना है तो हमें पहले क्या चेक करने पड़ते हैं? उनके 2 पॉइंट्स याद है किसी को? टर्नओवर। एक हम क्या चेक करते हैं? उसकी टर्नओवर। और एक चेक करते हैं हम उसकी पॉइंट। क्या चेक करते हैं? उसकी पॉइंट। अगर किसी कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक है, अगर किसी कंपनी की 50 करोड़ तक है, तो 50 करोड़ तक वाली कंपनी, अप टू 50 करोड़ वाली, अप टू 50 करोड़ वाली कंपनी क्या बनती है? हमेशा एन आर। अप टू 50 करोड़, अप टू 50 करोड़, अप टू 50 करोड़ वाली कंपनी क्या बनेगी? हमेशा एन आर। लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा वाली कंपनी के लिए हमें क्या चेक करनी पड़ेगी? पॉइंट। 50 करोड़ से ऊपर है तो उसके लिए क्या चेक करेंगे? पॉइंट। तो सर पॉइंट में क्या चेक करना होता है? हाँ जी, जो बेटा एनआर है उसकी तो पॉइंट हमेशा क्या बनेगी? आउटसाइड इंडिया ना। समझ आया? जो कंपनी की पॉइंट आउटसाइड इंडिया वो हमेशा एनआर बनेगी। जो कंपनी क्या कहती है, जिस कंपनी की 50 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है और उसकी पॉइंट फिर हम लोग चेक करेंगे। पॉइंट वाला कंसेप्ट तब लगेगा अगर उसकी 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। जिसकी कंपनी की टर्नओवर ही 50 करोड़ है उसकी पॉइंट हमेशा ही कहां पे बनेगी? आउटसाइड इंडिया।
ठीक है। तो टर्नओवर 50 करोड़ से अगर ज़्यादा होगी तो पॉइंट चेक करेंगे, नहीं तो पॉइंट चेक नहीं करेंगे। अब सर इसकी कंपनी की 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो बेटा क्या वो कंपनी रेजिडेंट बन सकती है या फिर नहीं बन सकती, वो चेक करता है आपकी पॉइंट के ऊपर कि अगर उसकी अगर 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, तो फिर अगर उसकी पॉइंट इंडिया में है, कहाँ पे है, इंडिया में है, प्लस दूसरी कंडीशन उसकी ये है कि अगर उसकी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया में हो रही है, अगर ये दोनों कंडीशन इंडिया में हो रही है, तो फिर वो कंपनी क्या बन जाएगी, रेजिडेंट, अदरवाइज वो कंपनी क्या बनेगी, नॉन रेजिडेंट। सर पॉइंट क्या है, पॉइंट मैंने नीचे लिख के आपको बताया कि पॉइंट में हम लोग 3 पॉइंट चेक करते हैं, कौन सा, एक उसका एक्टिव बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, दूसरा उस कंपनी के 50% से ज्यादा इंप्लॉइज के खर्चा वो इंडिया में कर रहे हैं, उसके टोटल एसेट के 50% से ज्यादा एसेट उसके इंडिया में है, उसकी टोटल इनकम में 50% से ज्यादा इनकम वो इंडिया से कमा रहा है, पैसिव इनकम। तो अगर ये सारी इनकम 50% से ज्यादा इंडिया से कमाई जा रही है, तो उसका एक्टिव बिजनेस मतलब उसकी पॉइंट इंडिया में मानी जाएगी, ठीक है। अगर उसकी पॉइंट भी इंडिया में है और उसका मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग भी इंडिया में है, तब वो माना जाएगा कि वो फॉरेन कंपनी भी रेजिडेंट है। समझ आ गया। तो ये था छोटा सा चार्ट किसके लिए, आपकी कंपनी के लिए। एंड द लास्ट वन जो आपका बचता है, कौन बचता है वो, अदर में कौन कौन आते हैं, अदर में कौन कौन आएगा, आपका HUF, आपके BOP कह रहा हूँ, AOP, BOI, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, उनके लिए आप लोग एक ही चेक करते हो, क्या बेटा, कंट्रोल और मैनेजमेंट। क्या चेक करते हो, कंट्रोल और मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा कंट्रोल मैं बोल रहा हूं, अगर ये पूरा का पूरा कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है, पूरा का पूरा कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है, तो ये कंपनी बन जाएगी कौन सी, NR, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है ये वो क्या बन जाएगी, NR। और अगर ये पूरा का पूरा कंट्रोल में से थोड़ा सा भी कंट्रोल, इतनू सा भी मैं कहता हूँ कंट्रोल अगर इंडिया में है ना, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी बेटा, रेजिडेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी वो कंपनी, तो आप लोग इसको चेक करने के लिए क्या देखते हो, कंट्रोल और मैनेजमेंट। अगर उसका कंट्रोल पूरा ही बाहर है तो फिर वो NR, अगर उसका कंट्रोल थोड़ा सा भी इंडिया में है, चाहे पार्टली है चाहे फुली है, किसी भी तरीके से उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, तो फिर वो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, R, ठीक है। हाँ एक चीज और है बेटा, ये सिर्फ R बनेगी, सुनो बस, या तो ये R बनेगी या ये NR बनेगी, इसके लिए आप एडिशनल ROR या RNOR वाली कंडीशन चेक नहीं करोगे, ठीक है। तो कंपनी के लिए भी ROR या RNOR नहीं करना, अदर के लिए भी RNOR नहीं करना, ROR और RNOR वाली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आपकी इंडिविजुअल के केस में। समझ आ गया, डाउट है कोई, पूछ क्या डाउट है, क्या पता इनको भी हो। हाँ हाँ HUF की बात बता रहा हूँ। हाँ एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था तुम लोगों को, अभी बता के भी आऊँ पीछे, तो देखो बेटा अदर्स में आपके सारे बंदे आ रहे हैं, सारे बंदे कौन कौन आ रहे हैं, देखो सुनो जरा, अदर्स में कौन कौन आ रहा है, पहले तो मेरे को अदर्स के बारे में बताओ। सर पार्टनरशिप फर्म आ रही है, सर HUF आ रहा है, ठीक है, HUF यहाँ पे आ रहा है, सर AOP आ रहा है, सर BOI आ रहा है, ठीक है, ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। इन सभी के लिए इसी तरीके से चेक करना है, लेकिन इनमें से जो HUF है ना, जो सिर्फ HUF है, HUF या तो रेजिडेंट बनेगा या तो नॉन रेजिडेंट बनेगा, समझ रहे हो। इन सभी के लिए आप लोग यही कंडीशन चेक करोगे कि क्या वो R बन रही है या वो NR बन रही है, ठीक है। इन चारों बंदों के लिए या तो वो R बनेगी या तो वो NR बनेगी, या तो R बनेगी या तो NR बनेगी। लेकिन इनमें से ये जो HUF वाला ना, ये R बनने के बाद में भी ROR या NOR बन सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ HUF के लिए, ठीक है, ROR या RNOR बन सकता है, सिर्फ HUF वाला। अब सर कैसे बनेगा, जब ये HUF रेजिडेंट बन जाएगी, जब ये HUF क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी बेटा, जब ये HUF रेजिडेंट बन जाएगी, उसके बाद में इस HUF का जो कर्ता होगा उसके बेसिस के ऊपर आप उसकी एडिशनल कंडीशन, ये एडिशनल कंडीशन आप उस कर्ता की चेक करने के बाद ROR या RNOR बनाओगे, ठीक है। समझ आ गया। एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, देखना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन मेरा तुम लोगों से, क्वेश्चन मेरा ये है तुम लोगों से कि एक HUF, सुनना बेटा, कंफ्यूज मत हो। देखो अगर कोई HUF जो है, HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, कैसे निकालोगे, बस HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट देखोगे, कंट्रोल और मैनेजमेंट देखोगे कि या तो वो R बनेगा या तो R बनेगा या तो NR बनेगा, ठीक है।
लेकिन इसके बाद वो ROR या RNOR बन सकता है। किसके बेस के ऊपर? कर्ता के ऊपर, बेस के ऊपर। तो कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से उस HUF को तुम लोग ROR या RNOR भी बना सकते हो। कर्ता 2 साल रेजिडेंट, हाँ 2 साल या उससे ज्यादा वो रेजिडेंट रहा है कर्ता, है। और कर्ता 7 सालों में 730 दिन अगर इंडिया में रहा है तो वो कर्ता के अकॉर्डिंगली HUF क्या हो जाएगी? R भी हो जाएगी और ROR भी हो जाएगी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, देखना जिसको समझ आ गया वो कर लेगा। पार्टनरशिप फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना, कैसे निकालें? कंट्रोल और मैनेजमेंट के ऊपर। तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म रेजिडेंट बन जाती है तो क्या वो पार्टनरशिप फर्म आगे ROR में जा सकती है? सर नहीं। RNOR बन सकती है? सर नहीं। सर ये ROR और RNOR सिर्फ और सिर्फ HUF के लिए चेक करना है और किसी के लिए नहीं करना। तो होप सो यहाँ पे जितनी कंफ्यूजन हो सकती थी मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है बेटा। जिसको नहीं समझ आया आप लोग पीछे जाके फिर से इसको चेक करो, ठीक है? वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से चेक करो, उसको समझो और फिर समझ आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज, जहाँ पे आपका चैप्टर आप खत्म करते हैं, वो क्या है बेटा? वो है ये चीज़ कि एक समरी चार्ट तुम लोगों को दिया है, आप इसमें चेक करना कि आखिर कौन सी इनकम किस पर्सन के हाथ में टैक्सेबल है। जैसे ये रेजिडेंट है, ये ROR है। कौन है? ROR है, ठीक है? ROR है, ठीक है? ये RNOR है। क्या है? ये RNOR है, ठीक है? और ये कौन है? ये बेटा NR है, ठीक है? अब सुनना, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं और ट्रिक सुनने के बाद में इसको सोल्व करना है। ROR में सुनना ध्यान से, इधर सभी का ध्यान मेरी तरफ। ROR की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। क्या बोला मैंने? ROR की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। मतलब ROR हम लोग जहां से मर्जी इनकम कमाएंगे ना, हमारी सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। मैंने दुबई से इनकम कमाई, इंडिया में टैक्सेबल। मैंने कहीं और के जैसे कहते हैं न्यूजीलैंड में जाके इनकम कमाई, मेरी इंडिया में टैक्सेबल, क्योंकि मैं कौन हूं? ROR। अगर मैं RNOR हूं, सुनना जरा ध्यान से, अगर मैं RNOR हूं तब भी मेरी सारी इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। लेकिन 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 इन दो को छोड़ के जिनका कंट्रोल बाहर है या किसी का जो हम लोग ने जो इनकम कमाई है उसका सोर्स बाहर है। अगर मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं लेकिन मैं ऑर्डिनरी इंडिया का रेजिडेंट नहीं हूं, तो अगर मैंने कोई बिजनेस से इनकम कमाई है जो बिजनेस बाहर कोई और पर्सन कंट्रोल कर रहा है या उसका बिजनेस की यूनिट बाहर है, तो फिर उस बिजनेस वाली इनकम मेरे ऊपर टैक्सेबल नहीं होती। और NR की सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होगी जो इनकम उसने इंडिया से कमाई होगी। समझ आ रहा है? तो ये छोटी सी ट्रिक है किसी भी इनकम को पहचानने के लिए कि आखिर कौन से इंडिविजुअल की किस तरीके की टैक्सेबिलिटी करनी है, किस तरीके की नहीं। समझ आया? तो यहाँ पे आके तुम्हारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई नो थोड़ा सा लंबा गया होगा ये चैप्टर, लेकिन बिलीव मी इसको पढ़ने के बाद में एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तुम लोग लिख लोगे। क्योंकि मेरे को लगता था रेजिडेंशियल स्टेटस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो पढ़ना ही है, लेकिन बेटा आपको इसको रिटेंशन के लिए भी और अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप सो सेशन अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर लगा होगा तो अप्रिशिएट जरूर करना, नीचे लाइक का बटन ठोक कर, और साथ में इन सभी तक पहुंचाना जिनको लगता है कि उनको इस चीज़ में दिक्कत आती है और इस चीज़ में परेशानी है। यहाँ तक आके हम लोगों ने आपका सारा का सारा सिलेबस कवर कर दिया है जितना कि आपको एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिटेन करो, और ये मेरी ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आप अच्छी तरीके से एग्जाम में इसको फोड़ के आओगे। अगर आएगा तो अच्छे से लिख के आओगे और एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है? यही हमारी तरफ से आपके लिए दुआ है। और आकर ज़रूर बताना कमेंट सेशंस में भी और बाकी जगह में भी कि क्या ये लेक्चर्स यूजफुल थे आपके लिए या फिर नहीं। तो एक लास्ट लाइन तुम लोगों के लिए, ठीक है, कि बेटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हो उसको कंसेप्चुअली पढ़ो, क्योंकि कंसेप्चुअली जो चीज़ तुम लोग पढ़ सकते हो, कंसेप्चुअली जो तुम चीज़ पढ़ सकते हो, जो चीज़ तुम रिटेन कर सकते हो, वो लाइफ टाइम नहीं भूलती, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है? और याद करते जाओ। शायरी सुनाएगा? शायरी सुनाएगा? आजकल लड़का हमारा शायरी बड़ी सुनता है, तो बाद में मिलते को शायरी सुनाता हूँ।